Assalamu alaikum viewers and a warm welcome to my YouTube channel. I hope all of you are in the best of health and spirits. Today I am going to explain the theory of Marxism. हमारे अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो इंग्लिश लिटरेचर एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं उनके लिए इस थ्योरी की एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. एंड इवन दोज हु हैव ग्रेजुएटेड एंड नाउ आर एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि दे शुड हैव प्रॉपर ग्रास्प ऑफ दिस आइडियोलॉजी which was proposed by Karl Marx and his colleague Friedrich Engels. So today I will try to touch all the bases related to Marxism so that after watching this video you have a solid understanding developed and you are able to answer any questions related to this ideology that are asked in the examination. तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा. To all the newcomers who are here on my channel for the first time, I would encourage you to like, share, subscribe my channel and also press the bell icon so that you stay updated regarding the videos being uploaded on this channel. And to all my regular viewers and subscribers, thank you so much for your love and support. It means a lot. Keep on backing me and I will try my best to keep on coming up with informative and educational content that is tailored to your needs. तो without any further delay, आज की डिस्कशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं. What is Marxism? मार्क्सिज्म एक सोशो पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी थी which was developed by two German philosophers, Karl Marx and Friedrich Engels, around about the mid 19th century. ये वो टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और उसके रिजल्ट में काफ़ी प्रोफाउंड चेंजेस थी. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन फैली क्रॉस यूरोप, कैपिटलिज्म जो है इट बिकेम द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम. और कैपिटलिज्म बेसिकली एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक सिस्टम है जिसमें प्राइवेटाइजेशन होती है, प्राइवेट ओनरशिप होती है. जो रूलिंग क्लास है, जो एलीट क्लास है, जो रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, वो जो है वो जो वर्किंग क्लास है उसकी लेबर को एक्सप्लॉयट करती है. और एज अ रिज़ल्ट इनइक्वालिटी होती है सोसाइटी में और एलियनेशन होती है अमंग द वर्किंग क्लास. तो मार्क्सिज्म जो है ये पॉजिट करता है कि इकोनॉमी और जो क्लास स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, ये ह्यूमन हिस्ट्री और डेवलपमेंट में सेंट्रल इम्पॉर्टेंस रखते हैं. फिर मार्क्सिज्म का ये भी कहना है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं ये वर्किंग क्लास को, जिसको हम प्रोलेटारिएट कहेंगे, उसको एक्सप्लॉयट करती हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द रूलिंग क्लास बोर्जुएसी. यानी जो वर्किंग क्लास है वो काम करती है, वो अपनी लेबर सारी स्पेंड करती है और उसको बदले में बहुत ही कम अमाउंट जो है उसके एफर्ट्स के बदले में मिलती है. जबकि सारा जो बेनिफिट्स है, ओवरऑल सारी जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है वो किसके पास जाती है? जो बर्जुएसी क्लास है, जो उन प्राइवेट मींस को ओन करती है, लैंड को कंट्रोल करती है. और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये जो गैप है बिटवीन द बोर्जुएसी एंड प्रोलेटारिएट क्लास, इट वाइडन्स अ लॉट. अमीर जो है वो अमीरतर होता जाता है, गरीब जो है वो गरीबतर होता जाता है. एज अ रिजल्ट कियास एंड एनार्की स्प्रेड्स इन द सोसाइटी. तो मार्क्सिज्म बेसिकली चाहता क्या है? ये बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी की हिमायत करता है जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर कलेक्टिवली ओन्ड. ठीक है, और ये सब कुछ जो है वो रेवोल्यूशन के थ्रू आएगा, जो सोशलिज्म की तरफ पहले जाएगा एंड देन इवेंचुअली कम्युनिज्म. व्यूअर्स, आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाता जाऊँ कि सोशलिज्म बेसिकली वो है जिसमें जो प्राइवेट ओनरशिप है वो लिमिटेड हो जाएगी. इसमें क्लास डिस्टिंक्शन होगी थोड़ी बहुत बट लिमिटेड होगी. ठीक है, हर एक जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा और हर एक को उसकी जो कंट्रीब्यूशन जितना वो दे रहा है उस हिसाब से उसको दिया जाएगा. और यहाँ सोशलिज्म से होते होते जो है वो इवेंचुअली जो मार्क्सिज्म का जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो फाइनल लैंडिंग पॉइंट है, वो है कम्युनिज्म. कम्युनिज्म बेसिकली वो फॉर्म होगी जहाँ पे सारे जो मीन्स है वो कलेक्टिवली ओन्ड होंगे बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. हर एक जो है वो जितनी उसकी एबिलिटी उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन देगा और हर एक को उसकी नीड्स के हिसाब से दिया जाएगा. मतलब सबको हर एक को सोसाइटी में बेसिक नीड्स सबकी जो है वो पूरी की जाएंगी. स्टेट जो है वो पूरी करेगी, कोई प्राइवेट ओनरशिप जो है इसमें अलाउड नहीं होगी. तो जब सब कुछ इक्वल होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और हर एक को बराबर का मिलेगा और हर एक की जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो सेटिस्फाई होंगी, तो ऑब्वियसली जो क्लास डिस्टिंक्शन है वो रिच और पुअर के दरमियान जो एक गैप है वो भी ख़त्म हो जाएगा. तो ये इवेंचुअली जो मार्क्सिज्म है ना, उनका ये मानना है कि ये जो है फाइनल डेस्टिनेशन है, ये जो पॉइंट है, ये जो यूटोपिया है, दिस हैज़ टू बी अचीव्ड. अब मार्क्सिज्म जो है इसकी कुछ ऑल्टरनेट में डेफिनेशंस भी आपको प्रोवाइड करता हूँ. द वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड टीएम कॉली डिक्शनरी जो है ये डिफाइन करती है मार्क्सिज्म को एज द सिस्टम ऑफ थॉट डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स, हिज को-वर्कर फ्राइडरिक एंगल्स एंड देयर फॉलोअर्स. सिमिलरली जो है वो द इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेज, ये मार्क्सिज्म को डिफाइन करता है
ये द इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, while everything else like laws, culture and beliefs, they are built on top of it. Moving towards the next slide, evolution of Marxism, कि मार्क्सिज्म इवॉल्व कैसे हुआ। तो इसमें कुछ डिफरेंट फेजेस हैं और मैं वन बाय वन आपको जो है वो ये पॉइंट आउट करता हूँ। सबसे पहले क्लासिकल मार्क्सिज्म। इनिशियली स्टार्टिंग में मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं दे फोकस्ड ऑन क्लास स्ट्रगल, ठीक है, सरप्लस वैल्यू बेसिकली होती है प्रॉफिट विच इज़ मेड बाय एक्सप्लॉइटिंग लेबर। और फिर जो इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म है इसके बारे में जो है वो फोकस था। देन लेनिनिज्म, ठीक है ना, ये अर्ली 20th सेंचुरी में एक व्लादिमीर लेनिन था, वो लीडर था जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन में जिसने लीड करते हुए यूएसएसआर की क्रिएशन की, और इसने अडेप्ट किया मार्क्सिज्म को टू रशिया, जिसकी वजह से नतीजे में फिर वो रेवोल्यूशन हुआ 1917 में। तो लेनिन ने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था आइडिया ऑफ ए वैनगार्ड पार्टी जो रेवोल्यूशन को लीड करेगी, एंड इट पेव्ड द वे फॉर सोवियत यूनियन एस्टेब्लिशमेंट। देन स्टालिनिज्म, ठीक है, जोसेफ स्टालिन लेनिन के बाद लीडर बना यूएसएसआर का, और उसने मार्क्सिज्म को शेप किया इनटू अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट रन सोशलिज्म, ठीक है, और मार्क्स के जो ओरिजिनल विजन था उससे ये डाइवर्ज हुआ, ठीक है, और एम्फसाइज किया इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन को और ऑथोरिटेरियन कंट्रोल को। फिर नियो मार्क्सिज्म 20th सेंचुरी में स्कॉलर्स कुछ आए लाइक एंटोनियो ग्रामची, लुइस अल्थुसर, हर्बर्ट मार्क्यूसे, इन्होंने ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म पे क्रिटिक की, और जो कंटेम्प्रेरी इशूज़, यानी ऑब्वियसली जब मार्क्सिज्म आया था मिड 19th सेंचुरी में तब इशूज़ और थे, लेकिन जब 20th सेंचुरी के राउंड अबाउट फिर जो है मार्क्सिज्म को न्यू मार्क्सिज्म का नाम दे दिया गया, क्योंकि उस टाइम जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ थे उसके हिसाब से जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने मार्क्सिज्म को एडजस्ट किया। तो न्यू मार्क्सिज्म ने बेसिकली कल्चरल और आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स को एग्जामिन किया और ये सर्च किया कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक स्कूल्स, मीडिया, ये रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी को प्रोपागेट करते हैं, जिसमें एंटोनियो ग्रामची का फेमस हेजमनी कॉन्सेप्ट जो है उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट मार्क्सिज्म, फिर थिंकर्स आए लाइक शैंटाल माओफे, अर्नेस्टो लेक्लाउ, ठीक है, इन्होंने ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट व्यूज से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया और इन्होंने ज़्यादा फोकस किस पे किया, डिस्कोर्स पे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे। तो ये मार्क्सिज्म का कुछ एवोल्यूशन है जो डिफरेंट एजेस से होता गया है। व्यूअर्स, यहाँ पर आपको बेसिकली ये समझने की ज़रूरत है। तो आप देखिए ना, मार्क्स और एंजल से पहले भी बहुत सारे फिलोसफर्स थे लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल, फोरियर, उनके अपने अपने आइडियाज़ थे रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रेवोल्यूशन। फिर इवन मार्क्स के बाद भी जैसे लेनिन आ गया, स्टालिन आ गया, इसके बाद माओ ज़ेडुंग आ गया, उन्होंने मार्क्सिज्म के अपने अपने वर्जन्स डेवलप किए। फिर 20th सेंचुरी में डिफरेंट हुए अब, और इस टाइम 21st सेंचुरी में जब हम रह रहे हैं तो मॉडर्न जो डेफिनेशन ऑफ मार्क्सिज्म है ये वेरी कर सकती है, और ये कंटेम्प्रेरी इशूज़ के हिसाब से जो मार्क्सिज्म है उसको अडेप्ट किया जाता है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि मार्क्सिज्म जो है इट हैज़ चेंज ओवर टाइम टू फिट डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस। नोटेबल वर्क्स, ये 2 वर्क्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्सिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए, यू शुड गो थ्रू दीज वर्क्स। सबसे पहले द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में पब्लिश हुआ था। ये जॉइंट कोलैबोरेशन है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की, और ये क्लास स्ट्रगल्स की जो हिस्ट्री है उसको पॉइंट आउट करता है और एक प्रोलेटारियन जो रेवोल्यूशन आएगा उसकी बात करता है, जिसके नतीजे में क्या है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं उनको ओवरथ्रो कर दिया जाएगा। अब ये जो टेक्स्ट है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बेसिकली एडवोकेट करता है कि क्लासलेस सोसाइटी है वो फॉर्म की जाएगी, जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कलेक्टिवली ओन किया जाएगा, एंड इट एम्स टू एलिमिनेट क्लास डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी। फिर डैश कैपिटल वर्क का 1867 में, दिस इज बेसिकली जर्मन वर्ड बिकॉज मार्क्स और एंजल्स दोनों जर्मन फिलोसफर्स थे। तो ये जो वर्क है ये सिर्फ कार्ल मार्क्स ने ऑथर किया था, और ये क्रिटिक जो है वो प्रोवाइड करता है ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, और एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो वेल्थ है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसको एक्यूमुलेट किया जाता है और फिर इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये जो डैश कैपिटल है ये, इसमें मार्क्स यही आर्ग्यू करता है कि कैपिटलिज्म इट इज़ अनस्टेबल और इट इज़ ड्रिवन बाय क्राइसिस, जो रिजल्ट करता है फ्रॉम द ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर कंजम्पशन, एंड इट इवेंचुअली लीड्स टू साइकिल्स ऑफ बूम एंड बस्ट। ये देखिए ना, मार्क्स एनालाइज करता है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को, सरप्लस वैल्यू को भी, कमोडिटी फेटिशिज्म को भी, और जो कैपिटलिज्म है उसकी बेसिकली एक्सप्लॉयटेटिव जो नेचर है उसको कार्ल मार्क्स एक्सपोज कर रहा है। देन बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल प्रपोज बाय कार्ल मार्क्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बेसिकली 2 फैक्टर्स हैं, एक तो बेस है जिसको हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, और इसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये शामिल है, फैक्ट्रीज, लैंड, रिसोर्सेज एक्सेट्रा, और जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है क्लास रिलेशंस, ठीक है, लाइक दोज बिटवीन कैपिटल्स एंड वर्कर्स। तो ये बेस में हम इसको स्टडी करते हैं। इसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है,
द सुपर स्ट्रक्चर जो है वो इंक्लूड करता है ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी सच एज कल्चर, पॉलिटिक्स, रिलीजन, लॉ, एजुकेशन एंड आइडियोलॉजी। तो बेसिकली बेस और सुपर स्ट्रक्चर का मॉडल ये है कि जो बेस है ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है सुपर स्ट्रक्चर को, और जो सुपर स्ट्रक्चर है वो बेस को सॉलिडिफाई करता है, लेजिटिमाइज करता है। मूविंग ऑन, की कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्क्सिज्म। सबसे पहले हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, ठीक है। Historical materialism is the theory that material conditions and economic factors drive historical development. With class struggle, Marx argued that history is the story of conflict between oppressors, bourgeoisie and the oppressed proletariat. इसके बाद alienation का concept है। capitalist societies में जो workers हैं they are alienated from the products they produce, क्योंकि वो जो है वो उसके outcomes जो है वो enjoy नहीं कर पाते और उनकी just labor जो है वो इंजॉय की जाती है, लेकिन जो सारी ओवरऑल जो प्रिविलेजेस हैं उस लेबर के नतीजे में जो मिलती हैं वेल्थ की शक्ल में, वो सारी जो रूलिंग क्लास है वो ही जो है वो उनको एक्यूमुलेट करती है और इन्जॉय करती है। तो इसमें फिर एक राइफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट है। राइफिकेशन बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हर जो चीज़ है, हर जो ह्यूमन रिलेशन है, उसको कमोडिटी के प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाता है। यानी जो रूलिंग क्लास है वो इन जो वर्कर्स हैं उनको ह्यूमन्स के तौर पे ट्रीट नहीं करती, बल्कि जस्ट कमोडिटीज प्रोडक्ट्स के तौर पे ट्रीट करती है, जिनकी लेबर उन्होंने एंजॉय करनी है और उसके थ्रू उन्होंने अपने बेनिफिट्स जो हैं वो कमाने हैं। सरप्लस वैल्यू बेसिकली ये है कि जो कैपिटलिस्ट है वो प्रॉफिट अपना लेते हैं बाय पेइंग वर्कर्स लेस देन द वैल्यू दे ऐड टू द गुड्स दे प्रोड्यूस। यानी वर्कर्स जितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और लाइक लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक वर्कर जो है वो एवरेज डेली जो है वो सुबह से लेकर शाम तक वह मेहनत कर रहा है और लाइक आपको 10,000 का बेनिफिट दे रहा है। तो अब 10,000 का जो प्रॉफिट एक दिन में वो वर्कर निकाल के दे रहा है, उसमें से सिर्फ 1,500 या 2,000 तक मैक्सिमम जो है उसको उसकी डेली वेज जो पे की जा रही है। तो बाकी जो 8,000 तक का जो प्रॉफिट है वो ओनर्स की जेब में जा रहा है, वो जो रूलिंग क्लास है वो एक्यूमुलेट कर रही है। तो इस तरह यानी जो वर्कर्स का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है उनको उसके बदले में बहुत एक छोटी सी अमाउंट पे की जाती है, विच इज़ नो वेयर क्लोज टू व्हाट दे एक्चुअली डिजर्व। और इसी वजह से क्या होता है कि जो गैप है बिटवीन द रिच क्लास एंड द पुअर क्लास इट बिकम्स मोर एंड मोर वाइड, ठीक है। और एज अ रिजल्ट अनार्की, केओस और एलियनेशन जो है सोसाइटी में वो आती है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, सिग्निफिकेंस ऑफ मार्क्सिज्म, सोशल चेंज। मार्क्सिज्म जो है इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड लेबर मूवमेंट्स, ठीक है। इसने रेवोल्यूशंस को इंस्पायर किया। मैं आगे आपको बताऊंगा भी कौन से रेवोल्यूशंस को, और बहुत सारी कंट्रीज में इसने पॉलिसीज़ को शेप किया है, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और जब ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का पर्दा जो है वो क्या करती है, तो नतीजा क्या निकलता है कि लेबर लॉज में और सोशल वेलफेयर में रिफॉर्म्स आते हैं। फिर इकोनॉमिक क्रिटिक, ये जो है इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू क्रिटिक कैपिटलिज्म, और ये वो एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट करता है विच इज़ इनहेरेंट इन प्रॉफिट ड्रिवन इकोनॉमीज। देन आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, ये मार्क्सिज्म हैज़ आल्सो हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, और इसने कहते हैं प्रमोट किया है सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को और सोशल डेमोक्रेसी मूवमेंट्स को वर्ल्ड वाइड। मार्क्सिज्म इन लिटरेचर, मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है ये एनालाइज करता है टेक्स्ट को थ्रू द लेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल, आइडियोलॉजी एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। इट लुक्स एट हाउ लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स और चैलेंजेस सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। तो कुछ एग्जांपल्स लिटरेचर में से मैं आपको इसकी प्रोवाइड करता जाऊँ। चार्ल्स डिकन्स का नॉवल है हार्ड टाइम्स, ये डिपिक्ट करता है हार्श रियलिटीज़ को ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और वर्किंग क्लास की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको शो करता है। फिर जॉर्ज ऑरवेल के 2 वर्क्स हैं, एनिमल फार्म और 1984, बोथ ऑफ देम आर वेरी फेमस वर्क्स, और ये भी बेसिकली अथॉरिटेरियनिज्म को क्रिटिक करते हैं, हेजमनी के जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको बताते हैं, ठीक है। और टोटलिटेरियन स्टेट्स किस तरह काम करती हैं और उसके खिलाफ जो है वो एक क्रिटिक प्रोवाइड की जा रही है जॉर्ज ऑरवेल के इन वर्क्स के थ्रू, ठीक है। एनिमल फार्म, एनिमल्स को मेटाफर के तौर पे यूज़ करके बताया जा रहा है कि जो रूलिंग क्लास है वो कैसे करप्शन यूज़ करती है और कैसे जो वर्किंग क्लास है उसको एलियनेट करती है और एक्सप्लॉइट करती है। सिमिलरली 1984 में भी जो एक टोटलिटेरियन सिस्टम है जिसमें वो जिससे लाइक यू कैन से बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग और सब कुछ जो है वो स्टेट कंट्रोल कर रही है, जो उसकी सेंस में हम कहेंगे जो प्राइवेट फर्म्स है, कंपनीज है, वो सब कुछ अपनी कंट्रोल ग्रिप में उन्होंने लिया हुआ है, और वो एज मच एज पॉसिबल जो लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, उसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं। तो 1984 जो नावल है, जो वर्क है बेसिकली, ये जो जॉर्ज ऑरवेल का इट इज़ नॉट अ नावल, तो ये जो वर्क है ये बेसिकली उसके ऊपर क्रिटिक करता है। ये जॉन स्टाइनबेक एक और राइटर है, इसका जो वर्क है द ग्रेप्स ऑफ रैथ, ये अमेरिकन वर्कर्स की प्लाइट को शो करता है ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पे ये फोकस करता है एंड ऑल्सो ऑन सोशल इनजस्टिस। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी ऑफ मार्क्सिज्म इन लिटरेचर। देन इवेंट्स एंड मूवमेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले कहा था मैं आपको बताऊंगा, तो कौन से इवेंट्स और मूवमेंट्स हैं विच वर इन्फ्लुएंस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मार्क्सिज्म।
तो उसमें आप देखें सबसे पहले रशियन रेवोल्यूशन 1917 में जो बोल्शेविक पार्टी थी लेड बाय व्लादिमीर लेनिन, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट थॉट एंड इट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ द सोवियत यूनियन। फिर चाइनीज़ रेवोल्यूशन जो आया 1949 में, तो माओ जेडंग ने जो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को अडेप्ट किया टू द चाइनीज़ एग्रेरियन सोसाइटी और नतीजा के निकला कि द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड। फिर क्यूबा में जो रेवोल्यूशन आया 1959, फिडल कैस्ट्रो एंड चे गुएवारा ने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को यूज़ किया और बटिस्टा रजीम को ओवरथ्रो किया एंड दे सेट अप अ सोशलिस्ट स्टेट इन क्यूबा। देन Marxism has also inspired labor unions, socialist parties, and anti-colonial movements worldwide, particularly in Latin America, Africa, and Southeast Asia. तो global Marxist movements भी आपको नजर आती हैं। Then what is the modern relevance of Marxism? Economic inequality. देखें जैसे जैसे income gaps are widening globally, जो Marxist की critiques of capitalism, they are very relevant even today in understanding the distribution of wealth and the exploitation of labor. फिर ग्लोबलाइजेशन, मार्क्सिज्म इंसाइट ऑफर करता है इनटू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म ऑन डेवलपिंग नेशंस बिकॉज इट ऑफन क्रिटिक्स नियो इंपीरियलिज्म एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। फिर एनवायरमेंटल इश्यूज, जो इको सोशलिस्ट हैं वो मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं आर्गू करने के लिए कि जो कैपिटलिज्म की ड्राइव है फॉर प्रॉफिट, ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का बायस बन रही है। कुछ मार्क्सिस्ट क्रिटिकल अप्रोचेज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। अब व्लादिमीर लेनिन ने लिटरेचर को व्यू किया एज अ टूल टू एडवांस रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस। उसका मानना यह था कि आर्ट शुड सर्व पॉलिटिकल पर्पसेस एंड डायरेक्टली कन्फ्रंट क्लास ऑपरेशन। तो लिटरेचर में जो लेनिनिस्ट क्रिटिसिज्म है, इट ऑफन फोकसेस ऑन हाउ टेक्स्ट रिफ्लेक्ट और डिस्टॉर्ट द रियल कंडीशंस ऑफ वर्कर्स एंड क्रिटिक बर्जुअस आइडियोलॉजीज दैट सपोर्ट द रूलिंग क्लास। फिर एंगल्सियन मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है, दिस इज नेम्ड आफ्टर फ्रेडरिक एंगल्स। तो फ्रेडरिक एंगल्स ने एम्फसाइज किया द मटीरियल कंडीशंस ऑफ सोसाइटी और उसने इकोनॉमिक बेस को भी एज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग कल्चरल फिनोमेना। जो एंगल्सियन के क्रिटिक्स हैं वो एनालाइज करते हैं कि लिटरेचर कैसे मिरर करता है सोशल रियलिटीज़ को और क्लास स्ट्रगल्स को एक्सपोज करता है, और वो एग्जामिन करते हैं उन बेस को जिसमें जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं दे इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स, थीम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन अ टेक्स्ट। फिर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्थुसर, लुइस एल्थुसर ने जो है वो फोकस शिफ्ट किया टुवर्ड्स द आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटसेस। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटसेस क्या हैं? दे सटली कंट्रोल एंड शेप इंडिविजुअल थॉट। ठीक है, अल्थुसेरियन क्रिटिक्स के लिए लिटरेचर जो है इट इज़ पार्ट ऑफ दीज आइडियोलॉजिकल सिस्टम्स, क्योंकि ये काम करते हैं टू आइदर रीइंफोर्स और चैलेंज डोमिनेंट आइडियोलॉजीज। दे एग्जामिन हाउ कैरेक्टर्स एंड नैरेटिव्स एम्बॉडी और रेजिस्ट सोशल फोर्सेस दैट शेप आइडेंटिटी। तो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटसेस बेसिकली वो है कि मीडिया का रोल, लिटरेचर का रोल, आर्ट का रोल, कि किस तरह वो जो डोमिनेंट क्लास की जो आइडियोलॉजी है उसको परपिट्रेट करती है, उसको बैकअप करती है। बुक्स में, मूवीज़ में यही दिखाया जाता है कि जो रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट हैं वही इंटरेस्ट हैं सबके, विच इज़ बेसिकली हेजेमनी। तो लुइस एल्थुसर ने इन आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटसेस की तरफ पॉइंट आउट किया कि ये भी कैपिटलिज्म की जो ड्राइव है उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। फिर टेरी ईगल्टन एज अ मार्क्सिस्ट क्रिटिक, टेरी ईगल्टन ने मार्क्सिज्म को कंबाइन किया दूसरी क्रिटिकल थ्योरीज के साथ लाइक स्ट्रक्चरलिज्म एंड साइकोएनालिसिस, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके कि किस तरह लिटरेचर जो है वो रिवील भी करता है और क्रिटिक भी करता है आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को। ईगल्टन का जो क्रिटिसिज्म है वो फोकस करता है ऑन द इंटरप्ले बिटवीन टेक्स्ट, आइडियोलॉजी एंड रीडर रिस्पॉन्स, और ये इनकरेज करता है कि पावर डायनामिक्स जो है विद इन लिटरेचर एंड सोसाइटी उनकी क्रिटिकल अवेयरनेस जो है वो देखी जाए। देन थोड़ा सा मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव और मार्क्सिस्ट पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को भी मैं टुवर्ड्स एंड जो है डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ। अब मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है कि हाउ वुमेन आर ट्रीटेड इन लिटरेचर एंड कल्चर, इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। ये बेसिकली इसमें आपने मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म दो थ्योरीज को कंबाइन किया है। तो वो क्या समझना चाह रहे हैं इसमें कि वुमेन को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है लिटरेचर और कल्चर में। फिर वुमेन जो है वो हाउ आर दे स्ट्रगलिंग इन सोसाइटीज़ विच आर रन बाय कैपिटलिज्म एंड वेयर पैट्रियार्ची इज़ द डोमिनेंट फॉर्म। फिर जेंडर और क्लास डिफरेंसेज हैं, हाउ डू दे वर्क टुगेदर। देन हाउ डज वुमेन्स फ्रीडम गेट स्टोलन एंड हाउ आर दे केप्ट डाउन। तो ये सारा कुछ जो है ये मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थ्योरी में स्टडी करते हैं। इसकी आपको अगर एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज एक फैक्ट्री वर्कर है हु इज़ ऑल्सो अ मदर। तो जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं वो ये पॉइंट आउट करेंगे कि देखें इस फीमेल वर्कर की वेजेस बहुत लो हैं और एज अ रिजल्ट वो अपने प्रॉपर चाइल्ड के सपोर्ट नहीं इंजॉय कर पा रही। तो ये जो है ये वर्किंग क्लास वुमेन की स्ट्रगल जो है इसको डिपिक्ट करता है अंडर कैपिटलिज्म। फिर आप एक नॉवल को एनालाइज कर सकते हैं जहाँ पे जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे वो वेल्दी मैन पर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट जो है वो इस नॉवल को जब स्टडी करेंगे, डिकोड करेंगे, तो वो ये आर्गू करेंगे कि ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे कैपिटलिज्म जो है वो जेंडर रोल्स को रीइंफोर्स कर रहा है एंड ऑल्सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को।
फिर आप अगर एक पोएम को देखें जहाँ पे जो वुमेन उनको पैसिव और सबमिसिव रोल में डिपिक्ट किया जा रहा है, तो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट क्रिटिक्स एक्सप्लेन करेंगे कि ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट कर रही है कि किस तरह वुमेन को सबऑर्डिनेट रोल्स में रखा जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पैट्रियार्चल नॉर्म्स को फॉलो करेंगी। तो ये कुछ एग्जांपल है जिससे आप मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन व्हाट इज मार्क्सिस्ट पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव? अगेन इसमें मार्क्सिज्म और पोस्ट कॉलोनियल जो थ्योरी है इन दो को कंबाइन किया जाएगा, और बेसिकली ये जो है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाट इज़ द इंटरप्ले बिटवीन कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। तो कार्ल मार्क्स का ही कहना था कि हाउ थिंग्स आर मेड इन अ सोसाइटी डिसाइड्स हाउ दैट सोसाइटी ग्रोज। तो देखें ना, डिफरेंट वेज हैं जिसमें सोसाइटी मेक्स थिंग्स, लाइक जिसमें आप प्रिमिटिव कम्युनिज्म हो सकता है, ठीक है, फोर्सिंग पीपल टू वर्क विच इज़ स्लेवरी, ठीक है, उसके बाद फ्यूडलिज्म का सिस्टम चलता है। तो हर जो वे है उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, और जो भी सिस्टम चल रहा होता है सोसाइटी में उसी हिसाब से जो है वो फिर सोसाइटी ग्रो करती है और उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म है जो वो मनी मेकिंग पे फोकस करता है, जिसकी वजह से जो है वो रिच पीपल और पुअर पीपल के दरमियान जो है वो फाइट होती है। अब मार्क्सिस्ट पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को आपने समझना कैसे है, इसकी दो एग्जांपल मैं आपको लिटरेचर में से दे रहा हूँ। अब पैसेज टू इंडिया सबसे पहले बाय एम फॉस्टर, ठीक है ना, ये एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर का नॉवल है पैसेज टू इंडिया, और ये इट इज़ रिटन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। तो ये जो वर्क है ये एक्सप्लोर करता है पावर, रेस और कल्चरल आइडेंटिटी के थीम्स को, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कॉलोनियल रिलेशनशिप्स। फिर सिमिलरली थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनू अचेबे, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है ओकोंक्वो, उसकी जो स्ट्रगल्स हैं अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं मार्क्सिस्ट पोस्ट कॉलोनियल आइडिया को ऑफ रेजिस्टिंग डोमिनेशन बाय एक्सटर्नल पावर्स। तो नॉवल क्रिटिक करता है द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ इंपीरियलिज्म को ऑन द ट्रेडिशनल इग्बो सोसाइटी, and it also explores the clash between the indigenous values and colonial imposition. So, with these proper suitable literature examples, you can understand Marxist post-colonial perspective as well. Towards the end, I would like to say कि Marxism जो है, it basically started as a critique of capitalism and it proposed a vision of a classless society. ठीक है, वक्त के साथ साथ it has evolved, और बहुत सारे डिफरेंट थिंकर्स और फिलोसफर्स ने इन डिफरेंट सेंचुरीज उन्होंने अपनी अपनी जो फिलॉसफी और अपनी अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको फिट किया है, और मार्क्सिज्म जो है इसके अंदर चेंजेस भी हुई हैं टू मेक श्योर दैट इट कैन बी बेटर एडजस्टेड एंड सूटेड टू सॉल्व कंटेम्प्रेरी इशूज एंड डिबेट्स। और लिटरेचर में बेसिकली मार्क्सिज्म वो क्रिटिकल लेंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप इकोनॉमिक और क्लास बेस्ड ऑपरेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। तो ये बेसिकली व्यूअर्स दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आई रियली होप यू फाउंड दिस लेक्चर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रॉपर एक पिक्चर समझ आ जाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज मार्क्सिज्म, और मार्क्सिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप आता है तो आप उसको जो है वो अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थॉट अबाउट टुडेज लेक्चर एंड ऑल्सो रिकमेंड विच टॉपिक वुड यू लाइक मी टू एक्सप्लोर इन द अपकमिंग वीडियो। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।